जी, मेरे शुरू से ही ड्रीम था आरएस का। नीट की तैयारी करी थी बीच में, ट्रेनिंग पीरियड के टाइम में मैंने फिर पढ़ाई करी थी और ये कम्प्लीटली सेल्फ थी। जो 23 वाला अटेम्प्ट था वो मेरा सेल्फ था। मैं अभी समाज कल्याण में पोस्टेड। आप जिस डिपार्टमेंट में काम करी वहां पे भी वही महिला आ रही है जो किसी से प्रताड़ित होकर आ रही है। माहौल जो है वो तो वैसे सेंसिटिव है और थोड़ा सीरियस है। मेरी मम्मी एक्चुअली वो खुद भी कैंसर से उनके एक्सपायर हुए थे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसे बच्चे मुझे मिल गए। आपका आइडियल कौन है जिन्हें देखकर आप हमेशा इंस्पायर होया कर कि हाँ बनना है तो इन व्यक्ति जड़ो बनना है। एक खमागणी राम राम सा, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं इस वक्त झलको जोधपुर चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि आज से कुछ दिनों पहले आरएस 2023 का रिजल्ट आया। हमारे राजस्थान से कई सारे ऐसे होनहार बच्चे जो हैं उन्होंने एग्जाम को क्लियर किया। जोधपुर के ऐसे कई सारे होनहार हैं जिन्होंने अपने कड़ी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल कर लिया और परीक्षा को पास कर लिया है, जिनमें कई सारे ऐसे नाम है। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त हमारे साथ शख्सियत बैठी है उनका नाम है रक्षिता कविराज। रक्षिता, आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि आपकी आरएस की जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कि मतलब कब आपको लगा कि नहीं मुझे इस परीक्षा को देना चाहिए, मैं दे सकती हूँ, और क्या ड्रीम थे आप? जी, मेरे शुरू से ही ड्रीम था आरएस का, क्योंकि मेरे फूफो सा है बलदेव सिंह जोजवल, वो रिटायर्ड आरएस ऑफिसर है। तो एक बार जब वो जैसलमेर में एडीएम थे तो उस टाइम मैं वहां पर गई थी और उनका जो मैंने वो वहां पे वर्क एटमॉस्फेयर देखा तो उससे मैं काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी। तो शुरू से ही था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना है। शुरुआत से बात करते हैं, आपकी बचपन कैसा बीता? आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग जोधपुर से ही हुई, काबरा पब्लिक स्कूल से। और उसके बाद में फिर मैंने नीट की तैयारी करी थी बीच में और फिर नीट में नहीं हुआ तो मुझे लगा कि अब मेरे को वैसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में ही आना था। तो मैं वापस से फिर इसकी तरफ अग्रसर हुई और मैंने बीए ही करी सिंपल, क्योंकि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में ही आना था। उसके साथ में कोचिंग ज्वाइन करी क्योंकि मेरे लिए सारे नए सब्जेक्ट्स है और मैं एक साइंस स्ट्रीम से स्टूडेंट थी। और उसके बाद में फिर मैंने आरएस के अपने जर्नी है वो स्टार्ट करी। जिस हिसाब से आप बता रही कि आप साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आपको सब्जेक्ट टफ नहीं लगे? पढ़ने में थोड़ी मुश्किलें नहीं आई? नहीं, मुझे शुरू से इंटरेस्ट था क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ती रहती थी, अलग से भी पढ़ती रहती थी। जैसे वो स्कूल का जो सिलेबस था उसके अलावा भी जैसे इंटरनेट उस टाइम पे नया नया था और कंप्यूटर जैसे नया नया घर में आया तो मुझे शौक था शुरू से ही ब्लॉग्स पढ़ने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का। और स्कूल में भी मैं काफी ऐसे एक्टिव रहती थी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। तो इंटरेस्ट तो शुरू से ही था इस लाइन। आपने एलएलबी भी किया? जी, एलएलबी मैंने पहले ग्रेजुएशन कर ली थी और वैकेंसी आने में टाइम था तो मुझे लगा कि एक प्रोफेशनल डिग्री है वो भी मैं साथ में ले लूं। तो इसलिए मैंने फिर एलएलबी परस्यू करी। रिजल्ट आने वाला था, आपको पता चला आज रिजल्ट आएगा और आपके सामने रिजल्ट आया, उस समय क्या खुशी का मोमेंट था? कैसा फील कर रही थी आप? कुछ बता। पहले तो काफी ज्यादा स्ट्रेस थे, टेंस थे, क्योंकि रिजल्ट वैसे तो रात को ही आ जाता है इंटरव्यू के, इंटरव्यू जब लास्ट डे होता है उस टाइम में आ जाता है। पर एक दिन डिले हो गया था तो इस वजह से वो स्ट्रेस लेवल और बढ़ते गए कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और फिर जब आया तो बहुत खुशी हुई। सबसे पहले मैंने पापा को बताया उसके बारे में। पहले आपने दिया था 2021 के अंदर जब आपके 406 रैंक बनी थी, इस बार आपने दिया तो आपकी कम से कम 200 रैंक बनी, आधी रैंक कम। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे? मतलब कि स्टडी सेल्फ रहती थी, ऑनलाइन रहती थी, कुछ बताएंगे इस बारे में? 21 की जो वैकेंसी थी उसके बाद में फिर मुझे ज्वाइनिंग मिल गई थी। तो ट्रेनिंग पीरियड के टाइम में मैंने फिर पढ़ाई करी थी और ये कम्प्लीटली सेल्फ थी। जो 23 वाला अटेम्प्ट था वो मेरा सेल्फ था और इसमें मतलब एक तरह से हम करेक्टिव स्टेप्स देख सकते हैं कि मैं वही चीजें कर रही थी कि मैंने पिछले साल जो गलतियां करी थी वो इस अटेम्प्ट में रिपीट नहीं करूं। तो मेरा फोकस बस उसी पे था कि मैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे जो मेरे वीक है उनको मैं सुधारूं या जहाँ पर और नंबर आने की गुंजाइश है तो वहां पर मैं अपना काम करूं। सेल्फ स्टडी की थी आपने, ऑनलाइन की थी? सेल्फ स्टडी दूसरी बार में? पहली बार में मैंने कोचिंग ली थी ग्रेजुएशन में और उसके बाद में क्योंकि वैकेंसी एक साल बाद आई थी तो एक साल मैंने वो कंप्लीट सेल्फ स्टडी करी थी। फैमिली का, फ्रेंड का कितना सपोर्ट रहा आपकी इस जर्नी में, आपके सपोर्ट करने में? जी, मेरे फादर का, ब्रदर का, दोनों का ही बहुत सपोर्ट है। सबसे ज्यादा मेरे फादर का और जो मेरी नानी है उनका काफी सपोर्ट रहा। जैसे मेरे मम्मी एक्सपायर हो गए थे तो उसके बाद में एक इमोशनल ट्रॉमा से मैं भी गुजर रही थी, मेरे फैमिली वाले सभी गुजर रहे थे। और उस टाइम पे पापा का भी काफी इमोशनल सपोर्ट था कि तू पढ़ाई कर, मैं सारे घर का काम संभाल लूंगा। और मेरी नानी का भी काफी सपोर्ट रहा था इसमें। तो इन दोनों का मेरा काफी योगदान रहा है।
अभी रिसेंट में भी आप जॉब कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं आप? मैं अभी समाज कल्याण में पोस्टेड हूँ, समाज कल्याण विभाग में जिला समाज कल्याण अधिकारी के रूप में पोस्टेड हूँ। और अभी मेरी बालिका गृह में एज अ अधीक्षक पोस्टिंग है जोधपुर में। क्या काम रहता है, कैसे संभालते हैं वहाँ, कुछ बताएंगे इस बारे में? जी, बालिका गृह में मोस्टली जो इन केयर ऑफ नीड एंड प्रोटेक्शन वाली लड़कियां हैं या जो ऑफेंस करके आती है, तो वो सारी लड़कियां यहाँ पर होती है। उसके अलावा जैसे कोई ऑर्फन है, कोई बच्चे को छोड़ जाते हैं, तो वो सभी बच्चे यहाँ पे आते हैं। उसके अलावा मेरे पास में शिशु गृह का भी एडिशनल चार्ज है, तो उसमें भी जो बच्चे आते हैं उनके अडॉप्शन रिलेटेड वो सब काम हम देखते हैं। जी, आपका इंटरेस्ट था इन तरह की चीजें करना, ये जो इस तरह की समाज सेवा ही कह दूं एक तरह से? जी सर, इंटरेस्ट तो यही था कि समाज सेवा करनी है। और उसमें भी जब लड़कियों का और बच्चों का ये वाला एरिया मिला तो खुशी तो हुई थी एक बार जब फर्स्ट पोस्टिंग हुई कि चलो हम कुछ अच्छा करेंगे, अगर हमने पढ़ाई करी है तो एटलीस्ट उसके लिए हम समाज के लिए कुछ कर सके, इन बच्चों के लिए कुछ कर सके। कि समाज सेवा भी हो रही है और महिलाओं के लिए भी आप कुछ कर पा रही हैं। जी। तो आगे अब जो रिजल्ट आया उसके बाद आप कंटिन्यू इसी में रहना चाहेंगी या आगे कुछ और प्लानिंग कर रखी है आपने? जी जी, मेरा शुरू से ये था कि जब मैं इधर आई तब मुझे लगा कि यहाँ पे जैसे बच्चियां आती है तो एक हम तरह से एक रेमेडियल कोर्स में, हम उनको वो प्रिवेंटिव कोर्स में नहीं है। तो अगर मैं प्रिवेंटिव साइड में जाऊं तो हो सकता है कि ये सब ऑफेंसेस और लड़कियों के साथ में जो भी अत्याचार है उनको कम किया जा सके। अब हमारे पास में 16-17 साल की लड़कियां आती है जो बिल्कुल ही अनपढ़ है, तो उनको फिर शुरू से पढ़ाना ये और भी डिफिकल्ट हो जाता है, उनमें अवेयरनेस जनरेट करवाना। तो ग्राउंड लेवल पे अगर हम उन सब चीजों पे काम करें, लड़कियों के एजुकेशन पे ध्यान दें, हम बोलते हैं मगर ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली कम होता है और ड्रॉप आउट रेशियो है वो भी लड़कियों का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम तो प्रैक्टिकली ये चीज देखते हैं कि लड़कियों का ड्रॉप आउट रेशियो बहुत है। तो इन सब चीजों पे मैं काम करना चाहूंगी। जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है या फिर सोच रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उनको एक मैसेज देना चाहें कि किस तरह वो तैयारी करें, तो बताना चाहेंगे क्या करना चाहिए उनको? जी, जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं और वो तैयारी कर रहे हैं तो अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कोचिंग की जरूरत है तो वो उसकी मदद ले सकता है, मगर पूरा कोचिंग पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप अपने से भी जो कंटेंट एनरिचमेंट है वो करें, जो यू टॉपर्स हैं उनके आंसर शीट्स देखें, खुद प्रैक्टिस करें। और बस ऐसा ही नहीं है कि बस पढ़ते जा रहे और आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे, आप उसको वापस रिवाइज नहीं कर रहे, तो रिवाइज करना वो भी जरूरी है। आप आरएस में मेन ये होता है कि आप आंसर राइटिंग कैसे करते हो, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें और जो टॉपर्स है उनके आंसर कॉपी से आप मैच करें कि आपका किस लेवल तक पहुंच रहा है। जैसे जो वर्किंग है तो वर्किंग के लिए और भी टफ हो जाता है, क्योंकि उन्हें ऑफिस भी संभालना होता है, घर भी संभालना होता है और साथ में फिर पढ़ाई करनी होती है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वो चाहे फ्रेशर हो चाहे वर्किंग हो। अगर जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहें कि रक्षिता कितने घंटे पढ़ाई किया करती थी? जी, जब मैं वो स्टूडेंट लाइफ में थी, 21 वाली भर्ती का वहां से शुरुआत करती हूँ। तो स्टूडेंट लाइफ में यूजुअल अब मेरे माता जी नहीं है तो घर का काम वो भी मेरी जिम्मेदारी थी पूरी। तो घर का काम करना, जैसे पापा गवर्नमेंट टीचर है और पापा भी अप डाउन करते हैं, तो 1.5 घंटा उनका वो स्कूल से अप डाउन रहता, तो सुबह खाना वगैरह बनाना और उसके बाद में फिर सुबह से ही मैं पढ़ाई शुरू कर देती थी। जैसे भाई भी उस टाइम स्कूल में ही था तो उसके लिए भी टिफिन रेडी करना और ये सब काम होता था, और उसके बाद बीच बीच में मैं पढ़ाई करती थी। जैसे रसोई में भी अगर मैं काम कर रही हूँ तो साइड में यूट्यूब पे वो वीडियोस चला लिए, वो रिविजन कर लिया, तो वो सब चलता रहता था कि बस मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो किसी तरह से। बाकी लड़कियों की तरह आपकी इच्छा नहीं होती कि आप भी इंस्टाग्राम पे रीलें बनाएं, फेसबुक चलाएं या फिर आउटिंग के लिए बाहर घूम के आए, फिल्म देखने जाएं? जी, मेरे सोशल मीडिया से बिल्कुल ही कट ऑफ था, मैं वो बिल्कुल वो संन्यास वाले मोड में चली जाती हूँ। या मैंने व्हाट्सएप, इंस्टा किसी में मतलब स्टूडेंट लाइफ में तो बिल्कुल भी यूज नहीं करती थी सोशल मीडिया। और उसके बाद में जब जॉब में आए तो फिर जॉब वाला प्रेशर हो, क्योंकि अब ये एक सेंसिटिव संस्था है और यहाँ पे हर दिन काम रहता है, हर दिन जजेस की विजिट रहती है, कभी मजिस्ट्रेट आते हैं, कभी पुलिस वाले, हर वक्त यहाँ पे वो सेंसिटिव है, तो यहाँ पे भी वो पूरा टाइम देना ही होता है। और उसके अलावा फिर जो टाइम मिलता वहाँ उस टाइम मैं घर पे आके पढ़ाई करती थी। जब आपका रिजल्ट आया तो कई सारे लोग आपसे मिले होंगे, बधाइयां दी होंगी, मैसेजेस, कॉल, उस समय कैसा लग रहा था? हर कोई का मतलब बधाइयों का एक तरह से दीपावली अलग से, ऊपर से आपको बधाई की बधाई आ रही है। जी, ये रिजल्ट से दिवाली अच्छी हो गई। अच्छे हो गए। रिलेटिव्स वगैरह के क्या क्या नाम? रिलेटिव सभी खुश है। आपके जो फूफा जी जो ऑलरेडी पहले आ रहे थे, उन्होंने क्या, उनको जब पता चला उन्होंने क्या क्या रिएक्शन था उनका? वो बहुत ही ज्यादा खुश थे रिजल्ट देख के, और कह रहे थे कि बेटा और मेहनत करो और आगे बढ़ो, अब यूपीएससी की तैयारी करो। कई सारे ऐसे लोग हैं जो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लगे हुए हैं, आरएससी बनना है उनको, आईएएस बनना है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि भाई
अब तो आप जी। थोड़ा सा सोचिए जी, जरा। हमेशा अपना प्लान भी रेडी रखिए, क्योंकि अब मैंने भी एलएलबी इसलिए की थी क्योंकि मैं आरएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और साथ में एलएलबी का कोर्स भी इसलिए किया कि एक प्रोफेशनल डिग्री मेरे पास हो, तो अगर बाय चांस मेरा इसमें नहीं हो तो मैं एटलीस्ट अपना जीवोपार्जन है वो तो मैं कर सकूं, तो प्लान भी हमेशा रेडी रखूं। जो आपकी रैंक बनी है, जी आप सेटिस्फाई हैं? आपको नहीं लगता कि आपकी कम से कम 100 वाली लाइन में आना चाहिए था? जी बिल्कुल। लगता है ऐसा? जी क्या लग रहा है, जो एग्जामिनर जिसने कॉपी चेक की वो गलत थी थोड़ी? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, पर वही अब जैसे आंसर कॉपीज आएगी, मार्क्स आएंगे, तो उसके बाद में देखेंगे कि और कहाँ पर गुंजाइश है, कि कहाँ पर सुधार किया जा सकता है। अक्सर क्या होता है कि जो बाहर जॉब करती हैं सर, तो उनको बोलते हैं कि मैं तो वर्किंग वूमेन हूँ, मेरे से थोड़ी काम होगा। आप घर का काम प्लस बाहर का काम दोनों करें तो आपको सबसे पहले सल्यूट है। और आप जिस डिपार्टमेंट में काम करिए वहां पे भी वही महिला आ रही है जो किसी न किसी प्रताड़ित होकर आ रही है, तो आप वहां पे भी काम करिए। ये सब चीजें देखती हो, आप रोज रोज देखती हो, कोई ना कोई केस आता है, इससे आपका माइंड सेट थोड़ा सा यूं नहीं होता, बहुत यूं फील होता कुछ ऐसा कि सैडनेस फील होता होगा? ये सैडनेस मतलब माहौल जो है वो तो वैसे सेंसिटिव है और थोड़ा सीरियस है, पर जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि वहां पे भी जो लड़कियां हैं, बच्चे हैं, तो उनकी वो जो मुस्कान होती है वो ही मेरे एक एनर्जी का काम करती है। वो काम, वो समाज सेवा जो शायद आपने की है लेकिन किसी को बता ही नहीं है। कुछ बच्चियां जैसे गुमशुदा हो जाती है, और एक लड़की थी हमारे पास में, मेरे पास में एक इंस्टेंस है कि एक लड़की थी वो पिछले 5 साल से घर से गायब थी। तो उसके जब मैं गई और मैंने देखा वो ना सुन बोल सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी, तो मेरा पूरा बाकी सबका उस पर इतना ध्यान गया नहीं, वो मेरे पास आई और उसने मुझे एक ड्राइंग बना के दी कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर के पास में तालाब है। तो मैंने उसके लिए अलग से काउंसलिंग के लिए भी बुलवाया था लोगों को कि जैसे तैसे इसके घर का पता चले, और फिर हमने काफी काउंसलिंग के बाद में उसका पता किया कि वो लड़की आसाम की थी, और उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट किया, और फिर वो जब उसके पेरेंट्स 5 साल बाद अपनी बच्ची को देखने आए और वो दोनों ऐसे रोने लग गए, एक दूसरे के गले लग गए, तो वो एक सुकून मिला कि चलो ठीक है, हमने पढ़ाई करी तो एटलीस्ट हम किसी के काम आ पा रहे हैं। इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी हिम्मत ये कहाँ से मिल रही है आपको? मेरी मम्मी एक्चुअली वो खुद भी कैंसर से उनके एक्सपायर हुए थे, पर वो भी फाइटर थी, तो उनको देख के लगता है कि वो मतलब ऐसी परिस्थितियों में भी हमेशा मुस्कुराती रहती थी, तो वो ही मेरे एक प्रेरणा का स्रोत थी कि मेरी मम्मी ऐसी सिचुएशन में भी ऐसा कर सकती है, तो फिर हम तो अभी क्या ही है। उस समय क्या एज थी आपकी? उस समय मैं 20-22 साल की थी। जिन बारे में रक्षिता बार बार जिक्र कर रही है वह है प्राण पिताजी राजेंद्र सिंह कविराज जी, जो कि सरकारी स्कूल में अध्यापक है। सब आपसे जानकारी लेना चाहूँ कि आप रक्षिता ने के बारे में बताना चाहो कि कई खूबियां हैं जो शायद जिनसे आप भगवान बारंबार शुक्रगुजार हो, वे चीजा। भगवान का तो शुक्रगुजार इसलिए है कि ऐसी प्यारी बेटी दी। रक्षिता मेरे लिए सब कुछ है। तो मेरे लाइफ में जो भी है यही है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा तेजस है लड़का, ये रक्षिता है। इसकी मदर की जब डेथ हुई तो तेजस तो छोटा था काफी, ये 7th-8th में था। इसके मदर के जाने के बाद अपनी स्टडी के साथ साथ हमारा पूरा घर संभाला। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसी बच्ची मुझे मिली है। हालात मैं देखता हुआ बहुत जल्दी बड़ी हो गई है और अपनी जिम्मेदारी संभाली है, अपना परिवार ने संभालता हुआ विजयी हुई है। मतलब आप देख सको कि 406 रैंक से सीधा 200 रैंक बनी, बहुत बड़ी बात है। और फिलहाल के लिए ये थी रक्षिता, जो कि आपने बता रही थी अपने बारे में कि आप किन तरीके से, किन हालात से निकलता हुआ जो है अपनी सक्सेस ने पाई है। आपका आइडियल कौन है जिन्हें देखकर आप हमेशा इंस्पायर हो अगर कि हाँ बनना है तो इन व्यक्ति जड़ो बनना है? आइडल मेरे घर पे ही है, मैंने जैसे पहले आपको बताया, मेरे फूफा जी है। फूफा जी जी, तो वो बहुत ही ईमानदार अफसर है, तो उनको देख के लगता है कि नहीं, उनका जो वर्किंग स्टाइल है और जिस ईमानदारी से उन्होंने अपनी पूरी सर्विस निभाई, मैं भी एटलीस्ट उनके वो नक्शे कदम पे चल सकूं। स्टडी के अलावा और कुछ आपके कुकिंग में या स्पोर्ट्स में, किन और चीज में कोई रुचि नहीं है आपकी? जी, मेरी बेकिंग मुझे पसंद है। मैंने अपने हॉबी भी बेकिंग ही बताई थी। मेरी मम्मी को एक्चुअली केक बेक करना वो सब पसंद था, तो फिर उनके जाने के बाद में फिर मेरा वही हो गया कि एक जैसे ही मैं केक बनाती तो वो वापस से वो सारी यादें रिपीट होती, और मेरे भाई को बहुत पसंद है केक, तो इसके लिए मैं खाना जरूर बेकिंग करती थी। भाई बहन हो आप दोनों हो, तो कभी झगड़ा नहीं हुआ आपस में कि? नहीं, भाई बहन है तो झगड़ते तो है ही, रोज ही झगड़ते हैं। अभी 2025 चल रहा है,
अगर मैं आज से 10 साल बाद की बात करूं, 2035, कुछ 2 सालों के अंदर आपने इतना डिफरेंस लिया है, आप रैंक से इस रैंक पर आ गए। जी 2035 की बात करूं तब मैं रक्षिता को कहाँ देख पाऊँ? जी, आप मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे, टॉप लेवल पे, टॉप पोजीशंस पे। और यही कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे इनिशिएटिव्स लाऊं और सोसाइटी में, जैसे गवर्नमेंट की भी काफी स्कीम्स है मगर उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता ढंग से, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं उस पर फोकस रहेगा। एक शॉर्ट एंड स्वीट आप सक्सेस मंत्र बताना चाहें, जो भी देखे, चाहे वो आरएस की तैयारी कर रहा है या फिर 12th की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई भी। जैसे आप कोई भी लक्ष्य चुनते हो, भले ही आरएस हो या चाहे कोई भी हो, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, हर्डल्स आएंगे ही, तो आपको बस गिव अप नहीं करना है। मेरे अगर लाइफ में ये वाले डिफिकल्ट फेजेस आए तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा आता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब वो खुद को डिप्रेस, डीमोटिवेटेड फील करता है, या जितनी मेहनत करता है उतना वैसा रिजल्ट नहीं आ पाता है, या परिस्थितियां कुछ ऐसी हो पाती है। तो बस आपको डीमोटिवेट नहीं होना है और एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ में बस आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें, जो श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते जाए, फल की चिंता ना करें। क्या बात है। तो फिलहाल के लिए ये थी रक्षिता और उनका पूरा परिवार, आप देख सकते हैं इस वक्त। और आपको क्या लग रहा है इस इंटरव्यू को सुनने के बाद, कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इसको देखकर लाभ उठा सके। और फिलहाल के लिए अपना प्यार विश्वास यूं बना के रखना। मैं हूं आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको